हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी के साथ बहुत अच्छा टाइम हम लोगों का चल रहा है और मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से आप लोग जो है मेरे साथ जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें आपके समझ में भी आ रही हैं ताकि और लाइक सब्सक्रिप्शंस पर भी काफ़ी अच्छा जो है मुझे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, आप लोगों की तरफ से काफ़ी फीडबैक्स भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे फीडबैक्स आएँ, कुछ क्वेरीज आएँ या जो आप लोग सोचते हैं मेरे पढ़ाई को लेकर, मेरे पढ़ाने को लेकर, तो उनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ अपने विचारों को शेयर करें ताकि मैं जो है अपनी उन चीज़ों को, उन कमियों को आपके साथ जो है आगे से न करूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर जो है हम पढ़ते हैं इसमें मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हम इसको कहते हैं मौलिक अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमको प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 12 से 35 में क्या है, बेसिकली जो है 14 से शुरू होते हैं और 32 तक होते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 और 13 में कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कैसे हैं, डेफिनेशंस हैं। बेसिकली जो स्टार्ट फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं वो होते हैं आर्टिकल नंबर 14 से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकारों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, पढ़ते हैं। वे अधिकार जो मानव के लिए मौलिक तथा आवश्यक हैं, यानी कि वो राइट्स, वे अधिकार जो एक मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, मौलिक हैं, बेसिक हैं, आवश्यक हैं तथा संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यहाँ हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं इसलिए मैं भारतीय संविधान कह रहा हूँ, नहीं तो नागरिकों के संविधान के लिए होते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए होते हैं, प्रदान किए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कैसा कहलाते हैं। बेसिक अधिकार यानी कि जो भूतपूर्व आवश्यकताएं होती हैं, जो जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक नियमों की आवश्यकता होती है, वो उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। मौलिक अधिकारों का व्यवस्थापिका यानी कि संसद, व्यवस्थापिका यानी कि संसद एवं कार्यपालिका। अब आप कहेंगे कार्यपालिका क्या होता है, तो कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल से कहते हैं। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल कार्यपालिका का हिस्सा है। बाकी सारे लोग यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, उन सबकी जो चीज है उसको क्या हम कहते हैं, व्यवस्थापिका। इसी तरीके से दो पार्ट्स में हम डिवाइड, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यानी ठीक है, कार्यपालिका यानी काम करने वाले लोग, व्यवस्थापिका यानी कि व्यवस्था बनाने लोग और न्यायपालिका यानी कि न्याय करने वाले लोग। इन दो से मिलकर ही आपके संसद के पार्ट बनते हैं, संसद, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों का व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका द्वारा भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये दोनों भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि इन दोनों के द्वारा यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है, ठीक है, जिससे संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, यानी कि उनका हनन हो या वो कहीं छिन रहे हो, तो न्यायपालिका उनके ऐसे कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी कौन, न्यायपालिका, जुडिशियरी सिस्टम ऐसे कामों को क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सपोज करिए कोई नियम जो है लागू कर दिया जाए किसी व्यक्ति के बोलने के ऊपर, उनके जीवन रहने के ऊपर, जीवन जीने के ऊपर, और वो जो है उनकी जिंदगी में बाधक बन जाए, तो क्या है, आपके जो न्यायपालिका है वो इस चीज को जो असंवैधानिक घोषित कर सकती है, नॉन वैलिड घोषित कर सकती है। ठीक है, ठीक, तो इसके आगे हम देखते हैं। जीएनसी जोशी के अनुसार, जीएनसी जोशी हैं, एक संविधान के ज्ञाता हैं, जीएनसी जोशी, इनके अनुसार मौलिक अधिकार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक स्वतंत्र लोक राज्य के नागरिक, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा एक स्वतंत्र लोक राज्य के नागरिक, स्वतंत्र लोक राज्य के नागरिक अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नागरिक जीवन का आनंद ले सकते हैं, उसे जी सकते हैं।
इसके अभाव में लोकतांत्रिक शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। अगर संविधान में मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो वहाँ का शासन जो है सफलतापूर्वक नहीं चल सकता, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स की, नियम कानूनों की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है, उन्हीं के हिसाब से चलना है, दंड विधान वगैरह सारी चीज़ें हैं। तथा बहुमत की ओर से ही अत्याचारों का खतरा बना रहता है, यानी कि बहुमत वाली संस्था की तरफ से ही आपको अत्याचार का खतरा बना रहेगा। ठीक है। सो इसके आगे अब हम देखते हैं कुछ मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। ठीक है, आपको बताया होगा ऐसा इसलिए था क्योंकि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान पहले सबको देता था, जिसकी वजह से कुछ विवाद उत्पन्न हुए। संपत्ति का अधिकार आप सबको नहीं दे सकते। संपत्ति का अधिकार सबको देने से मतलब है मेरा कि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते कि सबके पास संपत्ति हो ही हो। कुछ लोगों के पास हो सकता है ना भी हो, कुछ लोगों के पास हो सकता है ज़्यादा हो, कुछ लोगों के पास हो सकता है कम हो। तो वहाँ जो है समानता, यानी कि आर्टिकल 14 का अपवाद होता है। वो आर्टिकल 14 जो है वहाँ छिनता है। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार। लेकिन अगर समानता करेंगे तो सब चीज़ों में समानता की बात आएगी। तो यहाँ क्या है, आपका आर्टिकल 14 जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा आर्टिकल कहाँ कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। समानता का अधिकार 14 से 18, पहला अनुच्छेद 14, अनुच्छेद है ये, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने अनु लिखा है, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इसको हम समानता का अधिकार कहते हैं, यानी कि हर चीज़ में आपको समानता मिलेगी। विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। ठीक, विधि के समक्ष समता, ये जो भाषा मैंने इसमें लिखी है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की रियल भाषा है। इसी भाषा में अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, यही भाषा सर्वमान्य है एक तरीके से। विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून, विधि, कानून के समक्ष सभी समान हैं। और विधियों के समान संरक्षण, यानी कि कानूनों के समान सभी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, गरीब हो अमीर हो, सबको समान संरक्षण और समान सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, यानी किसी भी धर्म का मूल वंश, किसी भी वंश का हो, जाति, किसी भी जाति का हो, लिंग, किसी भी लिंग का हो, पुरुष हो स्त्री हो या ट्रांसजेंडर हो, या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि इन सब के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। विभेद का प्रतिषेध यानी कि आप अंतर नहीं कर सकते, अंतर का भी प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब आप सब जानते हैं, ठीक है, अंदर जाना प्रतिषेध है, यह प्रतिबंधित एरिया है, ये सब लिखे रहता है ना वर्ड्स, तो वर्ड्स को आप थोड़ा देख लीजिएगा। यानी कि भारत के संविधान के द्वारा आर्टिकल अनुच्छेद उन्हें ये अधिकार देता है कि न यहाँ पर धर्म के आधार पर, न मूल वंश के आधार पर, न जाति के, न लिंग के, न जन्म स्थान के, किसी के भी आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, अब लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों से, सरकारी सेवाओं से, जो लोक नियोजन में काम करती हैं, यानी कि समाज के नियोजन में, उसके रखरखाव में, इन सब चीज़ों में के विषय में अवसर की समानता। अब यहाँ पर ये आर्टिकल और ये आर्टिकल थोड़े से क्लैश करते हैं। क्लैश कैसे करते हैं? क्योंकि ये आर्टिकल तो कहता है कि समानता के अधिकार का मतलब है सब समान है, एकदम हर चीज़ में समान है, चाहे वो धर्म में हो, चाहे मूल वंश में हो, चाहे जाति में हो। ये आर्टिकल थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया? लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरियों या सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता। यहाँ डिफरेंसेस भी हैं। जब हम समानता की बात करते हैं तो चाहे किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति का हो, सबको समान आधार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अलग अलग कोटेदार लिस्ट बनती हैं, जनरल की अलग बनेगी, एससी की अलग बनेगी, ओबीसी की अलग बनेगी, समझ रहे हैं आप? तो ये जो है डिसीजन, उसके डिस्कशन के पॉइंट्स हैं कि जब आप कह रहे हैं कि सरकारी नियोजन में विषय अवसर की समान, इसका एक अर्थ लगाया जाता है कि सबको मौका मिलेगा सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए दाखिला करने का, या उसकी तैयारी करने का, या उसके लायक तक पढ़ने का, या उसमें नौकरी देने का, या सेवा देने का। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो सबको नौकरी मिलेगी। जैसे कि 31 आर्टिकल ख़त्म किया था, आर्टिकल 31 जो इसीलिए ख़त्म किया गया था कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास संपत्ति है तो ज़रूरी नहीं है सबके पास संपत्ति हो ही हो या सबको संपत्ति दी जाए, वो समस्या हो जाती है। लेकिन यहाँ इसलिए ये वर्ड जोड़ दिया गया, लोक नियोजन के विषय में अवसर। लोक नियोजन से मतलब सरकारी विषय में अवसर की समानता। ठीक है,
अवसर से मतलब आपको मौका दिया जाएगा। अब आप कितने एलिजिबल हैं ये आपकी योग्यता पर आधारित है। यहाँ पर योग्यता को बाउंड कर दिया गया, ठीक। नहीं तो क्या है, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, सबको समान सुविधा दी जाएगी। यहाँ पर आर्टिकल 14 क्लैश हो जाता है। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भी कोई प्रतिषेध नहीं होगा। तो ये तो धर्म के आधार पर भी बांट देते हैं, मूल जाति के आधार पर भी बांट देते हैं ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको। किसी को कोई डाउट हो, मैं बहुत अच्छे से मूल अधिकार पूरे तरीके से आपको एक एक शब्द ऐसा समझा दूंगा, ऐसा बता दूंगा कि आपको जो है इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप ये याद कर लें कि किस आर्टिकल में क्या है, और बेसिक सारे आर्टिकल्स मैंने इसमें ऐसे लिख दिए हैं अपनी उस भाषा में कि आप सिर्फ एक बार पढ़ लें, आपके दिमाग में एकदम इमेज ऐसी बन जाएगी कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता उसकी नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि लोक नियोजन क्या होता है, ये होता है। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं मिलेगा, ठीक है। विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, इसे हम समानता के अधिकार का फर्स्ट पॉइंट मानते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है अनुच्छेद 14, ठीक। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। पहले हमारे समाज में छुआछूत की बीमारी बहुत चलती थी, अब इसका अंत कर दिया गया। अब ये कुछ बीमारियों को लेकर है भाई, छुआछूत की बीमारी जैसे एलर्जेटिक पेशेंट, सांस वाले पेशेंट, ये सब इसका अंत तो आप नहीं कर सकते क्योंकि बीमारी को। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि छुआछूत वाली कोड वाली व्यवस्था है या उसको नहीं छुओगे, छोटी जाति का है वो बड़ी जाति का, वो सब चीजें इसमें नहीं आएंगी, ठीक। अस्पृश्यता से मतलब है छुआछूत से, ठीक। नेक्स्ट अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत से मतलब है जो विशेष उपाधियां कभी किसी को मिलती हैं, जैसे हिंद केसरी है और लौह पुरुष की है, इन सब का अंत कर दिया गया क्योंकि आप किसी को किसी अलग तरीके से, लेकिन कुछ स्तर पर अभी भी दे दी जाती हैं, सम्मान दिए जाते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो दे दिए जाते हैं, उनके काम ऐसे होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया जा सकता है। बहुत लोग अपने सम्मान छोड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो लोग अपनी उपाधियां लौटाने लग जाते हैं कि भाई इस घटना के लिए हमें ये उपाधि मिली, हम कोई काम नहीं कर पाए, ये घटना दोबारा हुई, हम अपनी उपाधि जो है वापस कर रहे हैं। होता है ऐसा, बहुत सारे केसेस में हुआ है, बहुत सारे अच्छे लोगों ने अपनी उपाधियां छोड़ी, ठीक। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चंस को उसमें लिखें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता। इसमें कहते हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, आप ऐसे समझिए। वाक एवं अभिव्यक्ति कह सकते हैं आप ऐसे, अभिव्यक्ति आप लिख लीजिए, ठीक है। अभिव्यक्ति बोल जाते हैं यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने और अपने भाषण पर, प्रचार प्रसार पर, इन सब चीज़ों की आपको स्वतंत्रता मिलेगी। आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक जब तक वो देश के हित में है। जैसे ही वो देश के या किसी भी ऐसी परिस्थिति का अहित करेंगे या उसमें जाएंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। आप वहाँ पर आर्टिकल 19 का प्रयोग नहीं कर सकते। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब है आप देश समाज के हित में, अपने प्रचार प्रसार के हित में ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक। नेक्स्ट 19 आर्टिकल 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से मतलब ये है कि अगर कोई अपराधी है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक न्यायालय उसके संबंध में उसको संरक्षण प्रदान कराएगा। संरक्षण से प्रदान से मतलब है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिला सकता है, उसको घर में जो है सिक्योरिटी दे सकता है, ठीक है, या फिर पुलिस की मार जो है उससे बचा सकता है, जेल में रहने से छुड़ा सकता है। मतलब जब तक अपराधों के लिए उस पर दोष सिद्धि नहीं हो जाएगी आप उसको अपराध घोषित नहीं कर सकते। आपकी जमानत भी हो जाएगी क्योंकि भाई दोष सिद्धि नहीं हुई, आप अपने घर रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में आएंगी। दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण ऐसे भी होते हैं, जैसे कि होता क्या है कि आपको उठा लिया गया पुलिस के द्वारा, तो पुलिस आपको उत्तरदायी है बताने के लिए कि आपको किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर पुलिस ऐसा नहीं बताती है तो पुलिस पर उल्टे जो है केसेस हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी हमारे यहाँ जानकारी की कमी है,
कि पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये सारे कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा जो है लॉकअप में नहीं रख सकती। अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसे पेश करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद 21 सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपको जीने का अधिकार देता है स्वतंत्र रूप से, कहीं भी कैसे भी। प्राण यानी कि जीना, दैहिक स्वतंत्रता स्वतंत्र रूप से अपना दैनिक जीवन जीने का, अपनी सारी चीज़ों को पूरा करने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 के तहत प्रदान किया जाता है। जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो जीवन आपको अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदान किया गया है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है इसका अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21 का, यानी कि इसी का एक सब पार्ट है जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, इसमें आयु डिवाइड की गई है। 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार निःशुल्क। ठीक है, अनुच्छेद का 21 का एक अनुच्छेद 45 भी है जिसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। एक 21 का है, बेसिकली 21 का में जो है भारतीय संविधान में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा पाने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी नहीं होगी। कुछ दशाओं से मतलब अगर जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं और वो किसी परेशानी में है, पीड़ित है, या कोई लेडीज है, उसको आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं, ठीक है, और घर पे कोई नहीं है तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेडीज कांस्टेबल ही गिरफ्तार करेगी। अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम में है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, या किसी को पद पे है तो आप उसको एकदम से गिरफ्तार नहीं कर सकते। बहुत सारी दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें आप व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उसमें संरक्षण उनको प्रदान करती है। गवर्नमेंट क्या, भारतीय संविधान जो है उनको ये संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के तहत आप इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये बताइए कि अनुच्छेद 22 जो है हम इसका अधिकार देता है और हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में ये पैरवी लगाते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया। कुछ संवैधानिक उपबंध बताए गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये अनुच्छेद 22 के तहत और 226 के तहत आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर का प्रतिषेध। यानी कि अनुच्छेद 23 एक ऐसा है कि मानव के दुर्व्यवहार यानी कि आप पर कोई दुर्व्यवहार करता है, और बाल श्रम यानी कि बच्चों पर श्रम कराने का पूरे तरीके से प्रतिषेध है। आप बच्चों पर काम नहीं करा सकते। बाल श्रम और मानव के दुर्व्यवहार, अत्याचार यानी कि उसका खून चूस रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें मानव के दुर्व्यवहार से यानी कि दुर्व्यवहार करना, और बाल श्रम का प्रतिषेध होगा पूरी तरीके से। ठीक, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों वगैरह में बालक काम नहीं करेंगे, इसके लिए दंड का प्रावधान है। बच्चों को कारखानों में आप काम के लिए नहीं लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद चौथा जो है मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से क्या मतलब है, अनुच्छेद 25 देखिए, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी कि मन से किसी को मानने की स्वतंत्रता। आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी देवता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बाबा जी को, किसी को भी, और धर्म के अबाध रूप से मानने की, अंतःकरण की और धर्म के अबाध, धर्म अपने धर्म को, जिस धर्म को आप चाहें उसको अबाध रूप से मान सकते हैं, क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, ना कि धर्म निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आपको उसके प्रति आचरण करने की यानी कि आप उसके प्रति सम्मान रख सकते हैं, और उसका प्रचार प्रसार करने की भी आपको पूरी स्वतंत्रता है, जैसे जय गुरुदेव। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की पूरी स्वतंत्रता आपको प्रबंध है। आप धार्मिक कार्यों में कथा है, भागवत है, रामायण है, या प्रवचन है, या जो भी चीजें हैं, मेला आदि ये जो लगते हैं, पूरे तरीके से स्वतंत्रता हमें किस आर्टिकल के तहत मिली है, अनुच्छेद 26 के तहत। जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं के त्योहारों पर जो मेले लगते हैं, चाहे वो नवरात्र के हों, चाहे वो दशहरा के हों, चाहे वो दिवाली के हों, चाहे वो अन्य कोई भी मेला हो, ये सारे जो हमें कहाँ से मिलते हैं, अनुच्छेद
26 के द्वारा। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी विशेष धर्म को अगर आप मानते हैं तो उसमें करों से संबंधित स्वतंत्रता है। कर कोई किसी भी तरीके का कोई कर आप पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 27 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने धर्म विशेष की शिक्षाओं को सिखाने पर थोड़ा सा जोर देती हैं, तो उसमें जो है आपको रहने, उसमें उपासना करने और उपस्थित होने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। आप जाके वहाँ रह सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, ठीक है। उपस्थित होने के लिए पूरे रूप से आप स्वतंत्र हैं, इसमें आपके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 28 से आपको ये प्रावधान देता है। नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 5वां मौलिक अधिकार, 29 और 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक वर्गों से मतलब है कोई भी ऐसा समाज व्यक्ति, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, जो अल्पसंख्यक में हो, किसी भी अन्य धर्म का हो, वो सब इसमें आएंगे। किसी का भी हो, मतलब ये है मेरा, चाहे वो SC ST हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, कोई भी अन्य जाति प्रजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कोई भी इसमें हो, वो सब यहाँ आएंगे। उनके लिए संरक्षण करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों से मतलब यह है कि कोई भी धर्म या अल्पसंख्यक वर्ग अपनी किसी विशेष धर्म के लिए एक शिक्षा संस्था की स्थापना भी कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है, उसे चला भी सकता है। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, वो है 6वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 31 से 35। ठीक है, यहाँ 31 से 35 इसलिए मैंने लिख दिया, इसको 32 से 35 आप कर दें, क्योंकि 31 आपका निरसित हो गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक, इसको आप 32 से 35 कर दें, क्योंकि 31 में ऐसा कुछ नहीं है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, वो खत्म हो। तो हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था के महत्व को, ठीक है, 32 से 35 है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या करते हुए, व्यवस्था करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, क्या थी, यह अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। यानी कि अनुच्छेद 32, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो हम कहेंगे इस संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। ठीक है, यह अधिकार संविधान का हृदय तथा आत्मा है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी किए हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको जो है अनुच्छेद 32 के बारे में ही सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। 33, 34 और 35 में अलग अलग चीजें हैं। अभी मैं आपको अनुच्छेद 32 पढ़ा रहा हूँ, अनुच्छेद 32 में ही उसको, अनुच्छेद 32 को ही उसकी हृदय और आत्मा कहा गया है, और इसी में न्यायालय द्वारा कुछ निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख भी जारी किए गए हैं। अब वो लेख कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है यह लेख अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्तियों की अपील पर जारी किया जाता है। यह लेख बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध रूप से बनाए गए लोगों के द्वारा जारी किया जाता है, अपील पर जारी किया जाता है। ध्यान रखिए, अपील पर जारी किया जाता है। यानी कि अगर किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया है, पुलिस ने रख लिया है और पेश ही नहीं हो रही, अपील पर जारी किया जाता है। यदि न्यायालय उसके बंदीकरण को अवैध समझता है कि उसे बंदी बना लिया, ये अवैध है, तो वह उसको तुरंत मुक्त करने का आदेश दे सकता है। वह उसको तुरंत जो है
मुक्त करने का आदेश दे सकता है कि भाई आप इसको क्या करें, मुक्त करें। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट, परमादेश यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसे व्यक्ति के लिए निकाला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है जबरदस्ती जो है उसको बंदी बना के रखा गया है, ठीक, और न्यायालय को ये महसूस हो जाए कि ये व्यक्ति जो है बंदी बनाने योग्य नहीं है, बंदी इसको नहीं बनाया जा सकता, तो उसको तुरंत मुक्त करने के आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी यानी कि पद पर बैठा अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। यानी कि अगर उसे कोई काम दे दिया जाए और वो अपने काम को पूरा न करे, यानी कोई अधिकारी, तो तब क्या निकलेगा, परमादेश, परमादेश जिसे हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा से मतलब है प्रच्छा का लेख, अधिकार प्रच्छा का लेख तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या अधिकारी या संस्था ऐसा कार्य करती है जिसका उसे कानूनी दृष्टि से करने का अधिकार नहीं है। अधिकार प्रच्छा से मतलब ऐसा कोई कार्य जिसे करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से उसका उत्तरदायी नहीं है, वो उसको नहीं कर सकता, उसके अधिकार क्षेत्र में वो चीज़ नहीं आती। अगर ऐसी चीज़ पकड़ ली जाती है तो उसके लिए क्या रेट निकलेगी, अधिकार प्रच्छा के। वो अपनी मर्जी से इस काम को कर रहा था, उसके अंतर्गत ये काम नहीं आता। नेक्स्ट, प्रतिषेध। प्रतिषेध उच्च न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालयों को, यानी कि प्रतिषेध जो है हाई कोर्ट द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालयों को उस समय दिया जाता है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हों। यानी कि काम तो या केस तो है हाई कोर्ट में जाने का और वो खुद ही उसको सुलझा रहे हो, लड़ रहे हो, बहस कर रहे हो, तो ये रिट जारी कर सकते हैं। या यह लेख मंत्रियों अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है कि यानी कि उनका काम तो है विधायक लेवल का और काम कर रहे हैं वो मंत्री लेवल का, तो ये जारी किया जा सकता है प्रतिषेध। नेक्स्ट एंड लास्ट, उत्प्रेषण। यह लेख उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण को, यानी विभाग को, यह लेख हाईकोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या संबंधित विभाग को उसमें चल रहे मामलों के अभिलेखों की जांच हेतु भेजने के लिए देता है। यानी कि उसमें जो मामले चल रहे हैं उनकी जांच के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। पहला कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रच्छा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। ये सारी चीजें आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही आपको पढ़ाई जाएंगी और आती हैं। अब आप कहेंगे सर आर्टिकल 33 क्या है, 34 क्या है, 35 क्या है, तो वो आर्टिकल्स मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अनुच्छेद 33, 34 और 35 में क्या क्या बताया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें हमें संवैधानिक उपचार प्रदान किए गए हैं। संवैधानिक उपचार में आपने जो है आर्टिकल 32 अभी पढ़ा, 32 के बाद हम पढ़ते हैं 32 का। 32 का में जो हमको बताया गया है, 32 का में है राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर, राज्य विधियों की, जो राज्य हैं वो विधियों की संवैधानिक वैधता पर, यानी कि जो नियम कानून उनकी संवैधानिक वैधता यानी कितने वैलिड हैं, पर अनुच्छेद 32 के अधीन। अब अनुच्छेद 32 क्या है वो आप लोग अभी देख चुके हैं, अभी मैंने आपको पूरे तरीके से बताया। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाही में विचार न किया जाना। अगर राज्य विधियों में संवैधानिक वैधता पर, जो राज्य की विधि है इसमें संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाही में विचार न किया जाना। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, यानी कि किस भाग द्वारा, इस भाग द्वारा प्रदत्त यानी कि संवैधानिक उपचारों के द्वारा अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में, यानी कि बल आदि को लागू करने में उपांतरण करने वालों की संसद की शक्ति, यानी कि इनको खत्म करने वालों की संसद की शक्ति। नेक्स्ट, आर्टिकल 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है, जब किसी क्षेत्र में अगर सेना लगी हुई है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बलन हो जाना। अगर कहीं सेना लग जाती है या संवैधानिक विफलताएं हो जाती हैं और सेना के हाथ में शासन आ जाता है, तब मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं। ठीक, मैं आपको इन आर्टिकल्स को दिखा देता हूँ, आप आर्टिकल्स को देख लीजिए, मैं आपको एक बुक में शो कर दे रहा हूँ, आप वहां से चाहें तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वो आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था आपसे। तो ये आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 मैंने आपको बताया, 32 का, 33, 34 और 35 ये आर्टिकल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। आप इनको उतारना चाहें उतार लीजिएगा,
सारे आपको समझ में आ जाएंगे। इसे पढ़ने के बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई डाउट है, कहीं किसी तरीके की कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।